बच्चों, आज हम कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के पाठ 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के बिंदु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR को विस्तार से देखेंगे कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। साथ ही इसके संबंध में दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। देखिए, CSR शब्द कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का संक्षेप रूप है और यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि CSR की फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अर्थ पर आते हैं। जो भी व्यवसाय है, जो भी कंपनी है, वह समाज में रहकर ही लाभ प्राप्त करती है। समाज में व्याप्त संसाधनों का प्रयोग करके वह लाभ अर्जित करती है और समाज के लिए वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन इन सब के पीछे समाज को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कंपनियों द्वारा समाज में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर अधिकतम लाभ अर्जित किया जाता है। इसका परिणाम समाज को प्रदूषण व संसाधनों के हास्य के रूप में चुकाना पड़ता है। प्रदूषण व संसाधनों के हास्य, संसाधनों का बहुत तेजी से पतन होता जा रहा है, संसाधनों का हास्य होता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन, जल, खनिज बहुत तेज गति से गिर रहे हैं। कई संसाधन ऐसे हैं जिनका निर्माण कई वर्षों में हुआ था, तो उनका वापस बन पाना बहुत कठिन है। उनका निरंतर ह्रास की कीमत समाज को ही चुकानी पड़ेगी। अतः कंपनियों द्वारा अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR को अपनाकर किया जा सकता है। इस कीमत को पूरा करने के लिए, इस कीमत की भरपाई करने के लिए कंपनियां सकारात्मक रूप से आगे आकर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकती है। गांधी जी ने कंपनियों की ऐसी भावना को ट्रस्टीशिप की रूप में प्रदर्शित किया था। उन्होंने इसे ट्रस्टीशिप नाम दिया था कि ट्रस्टी बनकर एक तरह से कंपनियों को आगे आना चाहिए और समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये भावना गांधी जी द्वारा बताई गई थी। आगे देखते हैं इससे संबंधित परिभाषाएं। देखिए, वैसे तो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की कोई सर्वमान्य या सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग विद्वानों द्वारा इसकी कई परिभाषाएं दी गई। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। यूरोपीय संघ के अनुसार CSR समाज पर उनके प्रभाव हेतु उपक्रमों का उत्तरदायित्व है। प्रभाव उपक्रमों द्वारा समाज पर डाला जाता है। उपक्रम जो भी गतिविधि संचालित करते हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव समाज पर पड़ता है और इस प्रभाव के लिए वह उत्तरदायी होता है। समाज पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसके लिए उपक्रम स्वयं उत्तरदायी होता है और उसे समाज पर पड़ रहे इन प्रभावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यही CSR है। विश्व व्यवसाय परिषद के अनुसार व्यवसाय द्वारा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों व समाज के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ आर्थिक विकास हेतु निरंतर वचनबद्धता है। विश्व व्यवसाय परिषद कहता है कि CSR एक संगठन द्वारा आर्थिक विकास के वचनबद्धता के साथ साथ जीवन स्तर किसका, समाज का, और समाज के रूप में अपने कर्मचारियों का और उनके परिवार के सदस्यों का जीवन स्तर यह सुधार कर वह अपने आर्थिक विकास को तो करेगा ही, साथ ही साथ समाज के कल्याण का कार्य भी वह
कर सकेगा और यह निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत लिया गया। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को ऐसे माध्यम के रूप में समझा जाता है जिसके द्वारा कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने को व्यवसाय की जिम्मेदारी माना है। एक व्यवसाय अपनी आर्थिक गतिविधि को चलाते हुए समाज की भावनाओं, समाज की अपेक्षाओं को तो पूरा करेगा ही साथ उसे पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों के दौरान पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। तो इन सभी में संतुलन स्थापित करना एक कंपनी की जिम्मेदारी होती है और वह निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से इनमें संतुलन प्राप्त कर सकता है। सामान्य शब्दों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों हेतु की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाओं व गतिविधियों से है। वे समस्त गतिविधियां, वे समस्त क्रियाएं जो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए की जाती है, वे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती है। कोई भी कंपनी समाज हित के लिए, समाज के हित की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के कार्य कर सकता है और उन कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वह निर्वहित कर सकता है। यही उसका निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाता है। आगे देखते हैं भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कब से लागू हुआ? देखिए, सबसे पहले भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 135 के माध्यम से इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। भारत में सीएसआर को पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। यह कानून 23 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति से सहमति मिलने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2014 से यह कानून लागू हो गया। इससे पूर्व तक कंपनियों की स्वेच्छा पर निर्भर था। इससे पूर्व तक समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की भावना कंपनियों पर छोड़ दी गई थी। कंपनियां चाहे तो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करे और चाहे तो ना करे, यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2014-15 से इसे कंपनियों पर अनिवार्य कर दिया गया। यह सभी कंपनियों पर अनिवार्य नहीं है। इसकी कुछ शर्तें सीएसआर की धारा 135 में दी गई है। आइए उन्हें देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, धारा 135 के प्रावधान। धारा 135 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को विस्तार से समझाया गया है। पहला, उन कंपनियों पर लागू होता है। देखिए, किन किन कंपनियों पर लागू होगा? जिनका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक रुपए का हो। वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या अधिक का हो, या कंपनी की संपत्ति का शुद्ध मूल्य 500 करोड़ या अधिक हो, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक हो। इन तीनों में से देखिए, इन तीनों में से ये अथवा है, ये तीनों पूर्ति करना जरूरी नहीं है। तीनों में से एक, जो कंपनी तीनों में से एक गुण रखती है, इसे आप ध्यान रखें कि ये तीनों आवश्यकताएं नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक आवश्यकता अगर वह कंपनी पूर्ति करती है तो उस पर सीएसआर के नियम लागू होते हैं। अब
जब किसी कंपनी पर ये नियम लागू होते हैं तो उसे क्या करना होगा? ऐसी कंपनियों को एक 3 या अधिक सदस्यों की CSR समिति गठित करेगी जिनमें एक स्वतंत्र निदेशक होगा। ऐसी कंपनियां 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाएगी जिसमें से एक स्वतंत्र होगा। एक स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य है। इसमें भी एक विशेष बात है कि यदि कोई निजी कंपनी है जिसके केवल 2 ही सदस्य हैं तो उसे 3 सदस्यों की आवश्यकता नहीं है, उसकी समिति में वो 2 सदस्य ही काफ़ी हैं। 2 सदस्यीय निजी कंपनी के लिए CSR समिति में 2 सदस्य हो सकते हैं। साथ ही गैर सूचीबद्ध कंपनियों और निजी कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशक की कोई आवश्यकता नहीं है। गैर सूचीबद्ध व निजी कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए तीसरा बिंदु देखते हैं। कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करना होगा। 3 वर्षों में जो लाभ हुआ है उस लाभ का औसत निकालकर उसका 2% उसे व्यय करना होगा। यहां एक बात और मैं बता दूं, यदि वह 2% खर्च नहीं कर पाता है तो वह उसके लाभों में नहीं गिना जाएगा। उसे उसका कारण स्पष्ट करना होगा क्योंकि उसने पूरा पैसा खर्च क्यों नहीं किया है, और यह समस्त जानकारी उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी करनी होती है। CSR के अंतर्गत कंपनियों को अधिनियम की अनुसूची 7 में बताए गए क्रियाकलापों में से कार्य का चयन करना होगा, और यह कार्य का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है उसके द्वारा अनुसूची 7 में दर्ज कार्यों में से किसी एक कार्य या अधिक कार्यों का चयन करना होगा। वह इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा कि कौन से कार्य का चयन किया गया है, उस पर कितना व्यय किया जाना है, तथा उसकी समीक्षा भी निरंतर करता रहेगा कि कितनी उसकी प्रगति हुई है तथा वह कार्य कितना पूर्ण हो चुका है, उस पर कितना व्यय किया जा चुका है। इसकी जानकारी यह समिति समय समय पर रखती रहेगी। केवल भारत में की जाने वाली क्रियाकलाप ही शामिल होगी। इस कार्य में कंपनियों द्वारा केवल भारत में ही, भारत की सीमाओं के अंदर ही किए जाने वाले कार्य या क्रियाकलाप शामिल किए जाएंगे। यदि कोई कंपनी दूसरे देश में जाकर कोई कार्य करती है तो वह CSR के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। ऐसी क्रियाएं जो केवल कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए की गई हो CSR के अंतर्गत नहीं मानी जाती। यदि कोई व्यवसायी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए ही कोई कार्य करता है तो उसे CSR के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। CSR के अंतर्गत वही कार्य शामिल किए जाएंगे जिससे समाज का हित जुड़ा हुआ हो। तो यह ऐसा कोई भी क्रियाकलाप जो कि समाज से जुड़ा हुआ नहीं है वह CSR गतिविधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए अनुसूची 7 में दर्ज कार्य, कौन कौन से कार्य कोई भी संगठन कर सकता है, यह अनुसूची 7 में दर्ज है। उनमें से कुछ कार्य संक्षेप में हमने लिए हैं। भूख, गरीबी, पोषण से संबंधित कोई भी कार्य, भूख को समाप्त करने के लिए, भूखमरी की समस्या दूर करने के लिए, गरीबी की समस्या दूर करने के लिए और पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता से संबंधित कोई भी कार्य इसमें संगठन कर सकते हैं। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास से संबंधित कार्य भी किसी भी संगठन के द्वारा किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण आपके सामने है। वेदांता और राजस्थान सरकार मिलकर CSR के अंतर्गत ई-कक्षा का आयोजन कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। लैंगिक समानता, महिला विकास से संबंधित कार्य,
पर्यावरण सुधार से संबंधित कार्य, यह भी CSR के अंतर्गत कंपनियां करती हैं। संस्कृति, राष्ट्रीय हेरिटेज की सुरक्षा से संबंधित कार्यों पर भी CSR के अंतर्गत व्यय किया जा सकता है। ग्रामीण खेलों का विकास से संबंधित, ग्रामीण खेल जो हैं इनके विकास को लेकर कोई भी कार्य किया जा सकता है। साथ ही पैरा ओलंपिक से जुड़े हुए कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा कोष में सहयोग से संबंधित, देखिए प्रधानमंत्री राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा के समय निर्मित कोषों में भी CSR के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है इन कंपनियों के माध्यम से। कोरोना काल में इन कंपनियों द्वारा समाज हित पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया गया और इनकी सेवाएं समाज को प्राप्त हुई। किसी संगठन ने CSR के अंतर्गत सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट का वितरण किया। किन्हीं संगठनों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया। किन्हीं संगठनों द्वारा भूखे लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। ये इन संस्थाओं द्वारा CSR के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य थे, जो कि कोविड-19 कोरोना काल के दौरान देखने को मिले। अब एक ग्राफ से समझते हैं हम कि कौन सी कंपनी इस समय टॉप 10 स्पेंडर्स में से है। यहां राशि करोड़ों रुपयों में दर्शाई हुई है। आप देखिए, यह भारत के स्तर पर है, पूरे देश के स्तर पर हम बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 849.3 करोड़ सर्वाधिक व्यय करने वाली कंपनी है यह। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 614.6 करोड़। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 490.6 करोड़। HDFC बैंक लिमिटेड 443.8 करोड़। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड 434 करोड़। इन्फोसिस लिमिटेड 342 करोड़। टाटा स्टील लिमिटेड 314.9 करोड़। ITC लिमिटेड 307 करोड़। NTPC लिमिटेड 285.5 करोड़। वह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 195.7 करोड़। ये सभी कंपनियां वे हैं जिन्होंने सर्वाधिक व्यय किया है CSR पर। CSR पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली भारतीय कंपनियां, जो कि भारत में CSR पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कई कंपनियां हैं जो बहुत अधिक मुनाफा समाज से कमा रही हैं और समाज के प्रति अपनी उत्तरदायित्व की भावना को निर्वहन भी कर रही हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व अनुसूची 7 में बताए गए कार्यों को देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यवसाय और पर्यावरण पर, प्रदूषण के कारणों पर, प्रदूषणों से बचने के जो उपाय हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।